अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 3 और आज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप अगर सेल को एक सिटी के तौर पे लें तो हमने इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस किया। जैसा कि सिटी के अंदर डिफरेंट इदारे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उससे फिर सिटी पूरा चल रहा है। सेम इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी जैसे एक सिटी के अंदर वापडा की ज़रूरत है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, सेम इसी तरह सेल को मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत है जो कि किसने प्रोवाइड करनी है? माइटोकॉन्ड्रिया ने। फर्दर इसकी डेफिनेशन और इसकी स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन क्या है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। सबसे पहला ये वर्ड आपने याद रखना है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। इसके साथ साथ रॉड शेप, यानी इसकी शेप रॉड हो सकती है। दैट आर कंसीडर्ड द पावर जनरेटर ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर जनरेटर यानी जिसने एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। अगर हम इसके वर्ड की ओरिजिन की बात करें तो ये ग्रीक माइटो, जो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज माइटोकॉन्ड्रिया से ओरिजिनेटेड है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियान ग्रेन्यूल, यानी कि हैं तो थ्रेड लाइक लेकिन यानी कि रॉड शेप छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। क्लियर हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? फिलामेंटस है, ग्रेनुलर है, यानी धागेदार छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, रॉड शेप, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ये एमसीक्यूज के लिए था, इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। अगर ये सिंगल होगा तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियान, और अगर ये बहुत सारे होंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है यहाँ तक? और इससे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद डिस्कवरी, जो कि आपकी बुक में मेंशन तो नहीं है लेकिन फिर भी पेपर के हवाले से या एमडी कैट के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। ये वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया 1850 में। कब किया था? 1850 में। इसके बाद रिचर्ड अल्टमैन है और इसने इसको नेम दिया था बायोब्लास्ट, यानी अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म नहीं आई। इसने बायोब्लास्ट कहा था, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी बनाने वाला ऑर्गेनेली। 1890 के अंदर ये टर्म इसने एसोसिएट की थी और कार्ल बेंडा ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। 1897 से 1898 यानी इन दिनों के बीच। अब आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि द टर्म बायोब्लास्ट कॉइन्ड बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए रिचर्ड अल्टमैन। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। व्हेन कार्ल बेंडा कॉल्ड या कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया 1897-1898। क्लियर है यहाँ तक? डिस्कवरी के बाद अगर हम बात करें साइज की तो इसका साइज सेल टू सेल वेरी करेगा, लेकिन एवरेज जो डायमीटर दैट इज 0.5 to 2 माइक्रोमीटर। कितना है जी? 0.5 to 2। शेप में भी रॉड, फिलामेंटस या ग्रैनुलर। शेप इसकी डिफरेंट हो सकती है, इसके आप अलग से भी हेडिंग बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर की तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सेल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सिटी है, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज़्यादा है, वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है। एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं है, बहुत ही कम घर है, लिमिटेड है, गांव वगैरह है, विलेजेस हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कंजप्शन कम होगी। उस हिसाब से फिर बापडा वाले यानी उसको मैनेज करेंगे। सेम इसी तरह नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। ये डिपेंड करेगा टाइप एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे कम ज़रूरत वहाँ पे कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक्स्ट्रा आपकी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि सी अर्चिन क्या जो एग के 140,000 से 150,000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, और एम्फीबियन ओसाइड यानी एम्फीबियन का जो एग है उसमें 3 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक? तो ये है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग आपकी नंबर बनेगी तो उसमें आप 1-1.5 लाइन इसके बारे में मेंशन करेंगे। इसके बाद है अक्रेंस।
अक्रेंस का मतलब या लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जब माइटोकॉन्ड्रिया को चेक करना और ढूंढना हो तो कौन से सेल में आपको जाना पड़ेगा। तो अक्रेंस की बात करें, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हम पहले पढ़ के आए, तो ऑब्वियसली ये यूकैरियोट्स में तो होगा लेकिन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा। तो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सारे यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्लांट्स है, एनिमल है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है, लेकिन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के सेल में एब्सेंट होगा क्योंकि वहां पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरिजिन की, हेडिंग क्या बनेगी आपकी, ओरिजिन। तो इसका जो ओरिजिन है वो आपकी बुक का साइड बॉक्स है, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस या एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। अब एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस क्या है, मैंने यहाँ पे डायग्राम के साथ और अगली स्लाइड पे भी डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि ऐसी स्टेट जिसमें ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। इस वर्ड को मैं ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स ये दोनों चीज़ें आई, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, क्लियर हो गई यहाँ तक। अच्छा, दैट वर इनगल्फ्ड बाय एंसेस्टर यूकैरियोटिक सेल, यानी एक सेल ने इनको इनगल्फ किया, ओवर टाइम दे डेवलप म्यूचुअली बेनिफिशियल, उन्होंने फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, ऐसा आप समझ लें, या सिम्बियोटिक एसोसिएशन की, और दोनों एक दूसरे के दोस्त और बाद में ऑर्गेनेल्स बन गए। ये कैसे हुआ, पहले मैं डायग्राम से बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो ये एक सेल है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियाइड है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। कुछ अर्से बाद ये कहा जाता है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हुई और उससे आगे ऑर्गेनेल्स बने, जैसा कि आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ पे नजर आ रहा। क्लियर हो गया। नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन यानी मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पे देखें ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, और बाद में क्या बन गया यहाँ पे एक ER। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये ऐसा ही साइकिल जा रहा था कि अचानक से इस सेल ने एक और एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। ये देखिए, इसने इनगल्फ किया एरोबिक को, और बाद में इसी सेल ने एक एनएरोबिक यानी कि जो एनएरोबिक से मतलब ये कि ऑटोट्रॉफ को इनगल्फ किया। एनएरोबिक तो वैसे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी है, यहाँ पे इसका मतलब होगा ऑटोट्रॉफ, यहाँ पे यानी कि इसने ऑटोट्रॉफ को इनगल्फ किया, और इस सेल के अंदर आपको अब माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। यानी इन्होंने उन बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाई और बाद में ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हो गए, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट। फर्दर इसकी डिटेल क्या है, ये स्टेप्स मैंने मेंशन किए। अर्ली यूकैरियोटिक एंसेस्टर जो अर्ली था उसने क्या किया, इनगल्फ ऑक्सीजन यूजिंग नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि हेटरोट्रॉफ था। इनगल्फ बैक्टीरिया सर्वाइवल इनसाइड द होस्ट सेल, उसको उसने डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि उस होस्ट सेल के अंदर सर्वाइव कर रहा था। जहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ सेल्स बेनिफिटेड, इन दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा था। कैसे, ये जो इनगल्फ हो गया इसने उसको एनर्जी देनी है, और जिसने इनगल्फ किया इसने उसको न्यूट्रिएंट्स ला के देने। द बैक्टीरिया इवेंचुअली बिकम द माइटोकॉन्ड्रिया, और बाद में क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। लेटर सम ऑफ दीज सेल्स इनगल्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बाद में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो इनगल्फ हुए। दिस बैक्टीरिया इन्वॉल्व इनटू क्लोरोप्लास्ट, और वहां से क्या बन गए, क्लोरोप्लास्ट। क्या बन गए, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह ओरिजिन है। आपकी बुक में तो बिल्कुल पैराग्राफ की फॉर्म है, लेकिन आप इसको डेफिनेशन और साथ स्टेप्स अच्छे तरीके से मेंशन करें। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, दोबारा वही डायग्राम है, ये टाइम गुजरता जा रहा है, ये देखें जी, ये टाइम एरो की फॉर्म में। यहाँ पे एक सेल उसने उसकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, उससे क्या बन गया, ER न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनेल्स बनना शुरू हो गए, गोल्जी अपरेटस। लेकिन बाद में इसने एक सेल को इनगल्फ किया, देखें इनगल्फ एरोबिक बैक्टीरिया, और वहां से क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इनगल्फ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, और वहां से क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये थोड़ी सी जर्नी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे बने, इनका ओरिजिन क्या है, एंडोसिम्बियोट। क्या ओरिजिन है, एंडोसिम्बियोट।
इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो वहां पे आपको दो मेम्ब्रेन्स नजर आ रहे हैं, आउटर और इनर वन। इनर वन देखें तो फोल्डेड है, अगर आप आउटर को और से देखें तो बिल्कुल स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एक्ट लाइक अ सीव, यानी सीव के तौर पे काम करेगी। इसका मतलब ये है कि इसने मटेरियल को इन एंड आउट चेक करना है। इसके साथ जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली फोल्डेड है और इन फोल्ड को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। यहाँ पे आप डायग्राम में गौर से देख सकते हैं। और ये क्रिस्टी क्यों है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर क्रिस्टी? इनर मेम्ब्रेन आर फोल्डेड and form crystal which increase surface area for ATP production। लिख लेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली दो मेम्ब्रेन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास, एक आउटर एक इनर। आउटर स्मूथ, इनर इनफोल्डेड होगी जो कि क्रिस्टी बनाएगी। यहाँ पे सिस्टर्नी के साथ कंफ्यूज नहीं होना, वो डिफरेंट टर्म है। तो ये क्रिस्टी वर्ड है। इसके बाद दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो आपको स्पेस नजर आ रही है यहाँ पे, दैट इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, नैरो स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन। और यहाँ पे सारा ये जो फ्लूइड नजर आ रहा है सारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दिस इज मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। यहाँ पे भी मेंशन है दिस इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड फिल्ड इनर कंपार्टमेंट कंटेन एंजाइम, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। इसके बाद अपना डीएनए होगा, अपना राइबोसोम होगा, अपना आरएनए होगा। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या कहेंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे F1 पार्टिकल्स एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है। यहाँ देखिए इनर मेम्ब्रेन, इसके साथ यहाँ पे ऐसे F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं जिन्हें एटीपी सिंथेज कहा जाता है। ये प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होगी। इनर मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी बनती, कैसे ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये सारा कुछ बेसिकली वहाँ पे एटीपी सिंथेज होगा, जिसने एटीपी सिंथेसिस करवानी होगी। तो F1 पार्टिकल का दूसरा नाम ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेज है। यहाँ पे इसका दूसरा नाम है ऑक्सीसोम, OXYSOMES। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें कुछ फीचर्स, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बाद अपना डीएनए है जो कि प्रोकैरियोट से सिमिलरिटी रखता है, और अपना आरएनए है, और राइबोसोम 70S है। प्रोकैरियोट्स का भी 70S ही होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं। तो ये कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। इसको हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट। जैसा कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो सकता है खुद से, इसी तरह एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे गौर करें तो दो में डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली किस वजह से? ड्यू टू डीएनए एंड राइबोसोम। इसी वजह से हम कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके फंक्शंस हैं। तो इसका फंक्शन एक ही मेजर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसने सेलुलर रेस्पिरेशन करवानी, इसके नतीजे में एटीपी का मॉलिक्यूल बनेंगे, और मैट्रिक्स के अंदर सारा एटीपी बनेगी। जो साइकिल रन होगा उसे कहेंगे क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तौर पे काम करेगी, और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन यूज होके एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगर हम बात करें कुछ की फीचर्स या की पॉइंट्स जो कि एंड पे आपको पता होने चाहिए, कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसकी इंदर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। F1 पार्टिकल को एटीपी सिंथेज या ऑक्सीसोम, यहाँ पे आप गौर से देख लें, वो भी कहा जाता है। यहाँ पे नॉब लाइक लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अपना डीएनए, राइबोसोम, आरएनए होगा। इसी वजह से हम कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और इसका काम है एनर्जी बनाना। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात।